नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पथिक में हम हर अंक में कोई ना कोई विषय लेके आते हैं, लेकिन आज हम कोई विषय लेके नहीं आए हैं। आज हम आए हैं अपने हमेशा आने वाले विद्वान को बधाई देने। तो सबसे पहले आइए इनका स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से, डॉक्टर गौतम चटर्जी। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन मेनका जी। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। इस कार्यक्रम में, इस अंक में हम अपनी ओर से और अपने सारे दर्शक मित्रों की ओर से आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि आपको अभी अभी हाल ही में नाट्य कोविद की उपाधि दी गई। तो ये उपाधि के लिए हम आपको बधाई तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये मेरी एक जिज्ञासा है, और हमारे जब दर्शकों ने इस उपाधि का नाम सुना होगा तो जरूर सोच रहे होंगे कि ये कौन सी उपाधि है। तो हम भी जानना चाहते हैं, बताइए ये उपाधि किस सिलसिले में दी जाती है। नाट्य से तो समझ में आता है कि नाटक से संबंधित ही होगी, लेकिन फिर भी आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। हाँ, ये उपाधि पहली बार दी गई है भारतवर्ष में किसी को। और इसका इसकी जो संज्ञा है, इसका जो नाम है वो है नाट्य कोविद है। तो ये कुछ कुछ हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र से संबंधित जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए ये दिए जाने की परंपरा है। तो अब ये शब्द कहाँ से आया, वो बनाया हुआ है लोगों का या कहीं पर पहले से है, तो यही जानने योग्य चीज है इसमें। मुझे नाट्य कोविद की उपाधि दी गई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि इम्पोर्टेंट ये है इसे जानना कि ये शब्द कहाँ पर पहली बार आया है किसी ग्रंथ में। क्योंकि किसी व्यक्ति का बनाया हुआ, मतलब अभी के लोगों का बनाया हुआ नहीं। ऐसा होता है ना कि ये सम्मान आदि आदि लोगों का। तो नाट्यशास्त्र की जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत में या तो मंगलाचरण होता है, या तो हम किसी को देवताओं को, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो उसमें भी उन्होंने दो देवताओं को प्रणाम किया है, ब्रह्मा को और शिव। इसका जो अगली कारिका है, पहले अध्याय की दूसरी कारिका, यहाँ से पूरा विषय शुरू होता है नाट्यशास्त्र का। तो उसमें ये दिया हुआ है कि अनध्याय के दिनों में पांच मुनिगण भरत मुनि के पास गए। अनध्याय के दिन उसे कहते हैं कि छुट्टी का दिन। जैसे हम लोग के यहाँ संडे होता है छुट्टी का दिन, ऑफिस की दृष्टि से, जो करीब 1890 के आसपास से शुरुआत हुई थी इसकी। संडे छुट्टी का दिन होगा। लेकिन उसके अलावा संस्कृत कॉलेजों में संडे को छुट्टी नहीं होती है, रविवार को छुट्टी नहीं होती है। वहां पर प्रतिपदा के दिन होती है, अष्टमी के दिन होती है। उन लोगों का संडे को दिन होता है। तो इसी को अनध्याय का दिन कहते हैं, छुट्टी का दिन। तो पांच मुनिगण भरत मुनि के पास गए अनध्याय के दिन, छुट्टी के दिन, जब उस दिन वो क्लास नहीं ले रहे थे बच्चों का। तो उसमें से जो पांच मुनि गए थे, उनको हेड कर रहे थे मुनि आत्रेय। और वो जब भरत मुनि को जाके अप्रोच किए, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है, नाट्यवेद की रचना की है, तो आप हम इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने भरत मुनि को जो संबोधन दिया था, वो था नाट्य कोविद। नाट्य कोविद का मतलब था जो नाट्य का विद्वान है या नाट्यशास्त्र का विद्वान है, उसे नाट्य कोविद कहा था। वो इससे पहले कभी किसी ग्रंथ में ये शब्द नहीं आया है। और हमारे यहाँ आधुनिक समय में भी कभी ये पद या प्रतिष्ठा या उपाधि किसी को नहीं दी गई। ये दी गई, मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुझे दिया गया, वो सिर्फ इसलिए कि नाट्यशास्त्र को लेके मैंने थोड़ा सा कुछ गिलहरी जैसा कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ काम किया है, इससे उनको लगा होगा, इससे उन्होंने ऐसा दिया है। ये मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। और इसमें अगर चीजें जोड़ी जाए, तो ये एक कंफ्यूजन है। ज्यादातर विद्वान लोग भरत मुनि को लेकर एक कई संशय उठाते हैं कि भरत मुनि ने अकेले नाट्यशास्त्र ग्रंथ नहीं लिखा है। इतना बड़ा विशाल ग्रंथ को लिख नहीं सकता अकेले कोई व्यक्ति, 36 अध्याय का। प्लस वो कहते हैं कई भरत हुए, जड़ भरत हुए हैं,
प्लस और ये भरत, वो कई भरत लोगों ने मिलकर किया, भरतों की एक परंपरा रही है। तो जो ये वही लोग कहते हैं, ज्यादातर विद्वान ऐसा कहते हैं, एक कहता है तो फिर इसको सारे लोग भी कहने लगते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उन लोगों ने नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा है। क्योंकि नाट्यशास्त्र का जो ये मैं दूसरी कारिका बता रहा था पहले अध्याय में, उसमें बता दिया जा रहा है कि ये भरत मुनि ही हैं जो दुष्यंत के बेटे नहीं है, दशरथ के पुत्र नहीं है, जड़ भरत नहीं है। ये मुनि परंपरा में भरत है जो नाट्यशास्त्र के विद्वान है। साफ लिख दिया जा रहा है, इससे कोई डाउट ही नहीं। और यही उनकी प्रशंसा है कि उनके अंदर नाट्य शास्त्र की प्रतिभा है, वो उनके अंदर गणित की प्रतिभा नहीं है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने ही सारी चीजें की है ना, रचना की है। तो गणित भी ऋषि मुनि के, उसके भी ग्रंथ और शास्त्र मुनि के हैं। चित्र सूत्रम जो है वो भी एक ऋषि का है। ऐसे ही हमारे यहाँ वेद उपनिषद और उसके जो उपांग है, वेद के अंग है, 6 अंग है वेद के। इसमें ज्योतिष भी है, निरुक्त भी है, छंद भी है, कल्प भी है। ये सब ऋषि मुनि ने रचना की है। लेकिन जिस ऋषि में जिस चीज की प्रतिभा है, उसी ने वो काम किया है। भरत मुनि में नाट्य की या नाट्य शास्त्र की प्रतिभा रही है, इससे उन्होंने किया है। और शायद इसी आधार पर कहा जाता है कि जिसको जो प्रतिभा दी गई है ईश्वर की ओर से, उससे उसका काम करना चाहिए जन कल्याण में, लोक कल्याण में, लोक मंगल में। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग तारकोवस्ती की एक बात समझ सकते हैं कि जिसके पास जिस चीज की प्रतिभा है, अगर वो लोक कल्याण में लोगों के हित के लिए अगर उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो एक पाप, इविल है। इसको डायरेक्टली अगर पढ़ा जाएगा तारकोवस्ती की डायरी नहीं बल्कि उनकी किताब में, स्कल्पिंग टाइम, तो लोगों को अजीब लग सकता है ये। लेकिन अब शायद ये क्लियर हुआ होगा कि उनकी वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो भरत मुनि के पास जिस चीज की प्रतिभा है वो काम कर रहे हैं। भामा कुंतक जो हमारे यहाँ काव्य शास्त्री हैं, वो काव्य शास्त्र की रचना कर रहे हैं। जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, वैसे हमारे काव्य शास्त्री भी हुए हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र की रचना की है। जिसमें औचित्य को लेकर के कुंतक का है, भामा का है, अलंकार शास्त्र है, अलंकार शास्त्र सूत्र है। ऐसे ऐसे न जाने कितने काव्य शास्त्रियों ने ग्रंथ की रचना की है। ऐसे हमारे शूल्व सूत्र है मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसको कम पढ़ा गया है। तो ये जो ऋषि मुनि जिसके पास जो प्रतिभा है, बस उसको उससे वो एक रचना कर दे रहे हैं ताकि लोगों का हित हो। तो अगर कोई कवि है, अगर वो कविता नहीं लिख रहा, अगर किसी के पास फिल्म बनाने की प्रतिभा है, अगर वो ये काम नहीं कर रहा है, अगर कोई सितार वादक है, अगर वो ये काम नहीं कर रहा है, वो ये जानता है कि मैं बहुत बड़ा सितार वादक हूँ, लेकिन अगर उसका वो आनंद लोगों को नहीं दे रहा है, तो वो ये पाप कर रहा है। ये बात तारकोसी कह रहे हैं आधुनिक समय में। लेकिन ये हमने बताया कि ये यही परंपरा भारत की परंपरा रही है, जिसके पास जिस चीज की प्रतिभा है वो उसका प्रयोग करे। और बल्कि ये भी कहा गया है कि विद्या के 4 चरण होते हैं। पहले अध्ययन होते हैं, अधीति कहा गया है, पहले अध्ययन, फिर उसके बाद उसका बोध। और पढ़ने के बाद जो भी हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसका बोध होना। हो सकता है अभी समझ में नहीं आए, कभी और किसी और समय में, किसी और परिस्थिति में समझ में आ जाए। तो अध्ययन हो गया, फिर बोध हो गया, फिर हुआ इस पूरी चीज का आचरण करना। जो भी हमने पढ़ा है और जो उसका समझ हुआ है, उसका अर्थ, उसको आचरित करना अपने जीवन में। और फिर अध्यापन, आप दूसरों को पढ़ाइए। इससे क्या होता है, अगर आप दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे वो चीज, क्यों पाप होगा, आपके पास से वो भूलने लगे। क्योंकि आप जब किसी को पढ़ाते हैं तो आपकी वो चीजें फिर से तरोताजा होती है। किसी छोटे बच्चे को आप मैथमेटिक्स या कोई चीज पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए घर में, आप देखिएगा कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, दरअसल आपकी तैयारी हो रही है। वो बच्चा न जाने कितना सीख रहा है आपसे, लेकिन आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई। और उसको कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सत्यजीत रे ने 28 फिल्में बनाई है, फीचर फिल्म। और मैं 28 को नाम बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको लेकर के अपने भीतर रियाज नहीं कर रहा हूँ, और फिर कुछ समय बाद आप मुझसे पूछते हैं इनकी फिल्मों के नाम बताइए, मैं 4 या 5 से ज्यादा बता ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैंने जो जाना था उसकी चर्चा नहीं की, तो वो जो पाप हुआ उससे हमारी स्मृति शक्ति कम होने लगी। तो इसलिए अध्यापन करने से वो उसकी वो बनी रहती है। ऐसा ही नाट्यशास्त्र में भी है कि जब नाट्यशास्त्र का प्रदर्शन, नाटक का प्रदर्शन होने लगा पहला,
तो उसमें क्या हुआ था, असुरों को बहुत बुरा लगा, देव जीत जा रहे हैं, असुर हार जा रहे हैं, तो विघ्न डाले में। तो विघ्न का रूप ये था कि जो एक्टर्स बोलते थे, वो जब बोलने जा रहे हैं तो बोल ही नहीं पा रहे, बोल भी रहे हैं तो वो कुछ बोल बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेमोरी चली गई है, वो विघ्न आ गया है असुरों द्वारा। तो असुरों का विघ्न ये प्रतीक है इस बात को ही कहने के लिए कि अगर आप जो सीखे हैं, जानते हैं, उसको अगर आप लोगों तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो आपने अपनी संपत्ति मान ली है, वो आपका अहंकार हो गया है। इसका मतलब आपने अध्ययन किया है, समझ भी हो गई है, आचरण नहीं किया है, इसलिए अहंकार हो गया कि मैं ये जानता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो आप दूसरों को देते जाएंगे कि वो लोगों तक जाता जाएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तुम दुनिया में थे ही नहीं, हमको कहाँ से आ जाएगा। आज से 100 साल पहले मैं नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं रहूंगा। तो जो हमने इस पृथ्वी पर आके ग्रहण किया, वो इस दुनिया को देने के लिए किया ना। तो अगर आप प्रतिभा का ऐसा आचरण नहीं करते हैं लोगों तक पहुंचाने में, तो फिर वो विघ्न आएंगे, मैंने असर होगा। तो आपको धीरे धीरे जो मेमोरी लॉस, आपको सब भूल जाएगा कि ये क्या था, वो क्या था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपको सब इतना याद कैसे रहता है। तो याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देवत्व है या कोई वरदान मिला है, चर्चा करते रहने से योग। अब अच्छा, नाट्य कोविद ये हो गया, अब कोविद के बारे में लोग एक दिमाग में बन जाएगा कि जो नाट्य का विद्वान है या नाट्यशास्त्र का विद्वान है उसको नाट्य कोविद कहते हैं। तो उसको और जानना होगा तो फिर नाट्यशास्त्र पढ़ने जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने, आपने जो प्रश्न किया था इसका अर्थ क्या है, आप डिटेल में बताइए, तो मैंने बताया। बिल्कुल। नहीं, इसके साथ साथ आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये उपाधि दी गई, ये तो सचमुच बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। लेकिन ये उपाधि कब से अस्तित्व में आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसकी उपाधि जो है हमारे यहाँ, जब शुरू शुरू में ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह नहीं, फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था, मैंने कोई संस्थान नहीं हुआ था एक्टर को ट्रेन करने वाला। तभी तो फिल्में होती थी ना, जब देवानंद राज कपूर के समय में प्रशिक्षित एक्टर्स कहाँ होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने समय के और अब हमेशा के लिए बेस्ट एक्टर्स हुए। वैसे ही जब हमारे यहाँ एक्टर के लिए ड्रामा स्कूल नहीं था 1960 के पहले, तो एक से बढ़कर एक एक्टर्स हुए हैं। हम लोग अगर भरत से भारतेंदु तक नहीं भी आते हैं तो भारतेंदु से शंभू मित्रा तक, उत्पल दत्त तक, और आपके ये, मैं नाम भूल रहा हूँ, श्यामानंद जालान वगैरह के अलावा महाराष्ट्र में नीलू फुले आदि आदि तमाम लोग हुए, सत्यदेव दुबे। तो ये लोग जो एक्टर्स आए हैं, ये एक परंपरा से आए, किसी स्कूल से नहीं आए। स्कूल मैंने किसी प्रशिक्षण संस्थान से नहीं आए सरकार, है ना। तो हमारे यहाँ जो एक्टर्स की परंपरा रही है, उसमें ज्यादातर संस्कृत नाटक होते थे, संस्कृत के एक्टर्स होते थे। साथ साथ अलग अलग भाषाओं में भी होने लगे, बंगला में, हिंदी में, मराठी में, ये पूरे देश में धीरे धीरे होने लगा। तो पहले संस्कृत था, तो उसमें संस्कृत विद्वानों ने इसकी परंपरा शुरू की थी। और उसमें मुझसे ये करीब 1900, हमको बताया गया 1920 की बात है। 1920 में जब हमारे यहाँ भारत ब्रिटिश शासन था, उस समय ये, जब हमारे यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर के घर में बांग्ला नाटक वगैरह का प्रचलन शुरू हुआ था, उनके पिता देवर्षि अ, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, तो उस समय संस्कृत नाटकों का बोलबाला था। उसमें ख्याल गायन भी नहीं होता था, बल्कि ध्रुपद गायन होता था। उस समय सेंट्रल कैलकाटा में जो प्लेज होते थे विद्वानों के बीच में, वहां से इसकी परंपरा शुरू हुई नाट्य को भी। और वो फिर 1921 से होते होते हम लोग 2025 तक आए हैं। उसमें उन्हीं को दिया गया है जो मुख्य रूप से संस्कृत नाटक करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, जो नाट्यशास्त्र पर आधारित नाटक करते हैं या नाटक पर सोचते हैं, उनको ही देने की परंपरा हुई। और ये हर साल नहीं दिया जाता, ये विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है उस परंपरा में। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो, नहीं तो नहीं, नहीं दिया जाएगा, ये ठीक है। लेकिन दिया तभी जाएगा जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन है। ये है उसकी परंपरा। बिल्कुल। ये मतलब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि ये उपाधि पढ़ के थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भी आया था। और निश्चित रूप से दर्शक भी इस बात से संतुष्ट हुए होंगे कि इतनी अच्छी जानकारी उनको मिली। आपने इस जानकारी को देते समय एक बात बताई कि प्रतिभा का अगर हम उपयोग नहीं करते हैं जन कल्याण में,
वो एक पाप होता है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है, या पहले के समय में बहुत सारी प्रतिभा थी जो अब धीरे धीरे लोप हो गया जिनका। वो शायद इसी वजह से हुआ होगा कि उन्होंने किसी को बताया नहीं, और बहुत सारी प्रतिभाओं का लोप होता चला गया। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कई बार किसी के अंदर कोई प्रतिभा होती है, लेकिन वो पहचानता नहीं है, या ऐसा करने से, उस प्रतिभा का उपयोग करने से ये सोचता है कि लोग हंसेंगे। तो लोगों के अंदर की प्रतिभा को पहचाने कैसे, या हम भी अपने अंदर की प्रतिभा कैसे पहचाने? और कोई ऐसा होना तो चाहिए जो मोटिवेट करे। देखिए, मैं क्या बताऊं, प्रतिभा अगर मेरे अंदर होती तो मैं प्रतिभा पर बात करता। क्योंकि हमारे यहाँ वो जो अभी भामा का नाम मैंने दिया था, काव्य शास्त्री, उन्होंने कहा था कि किसी शास्त्र को कोई गुरु पढ़ा सकता है। कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है, उसको कोई गुरु शास्त्र पढ़ा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति, वो जो विद्यार्थी है, वो कोई कविता की रचना नहीं कर सकता। ये भामा कह रहे हैं कि अगर वो उसके अंदर प्रतिभा नहीं है तो वो गुरु से शास्त्र पढ़ सकता है, लेकिन वो कविता की रचना नहीं कर सकता। कविता की रचना प्रतिभाशाली व्यक्ति ही करेगा, मतलब वही करेगा जिसके अंदर प्रतिभा है। ये बात को फर्क कर दे। मेरे से बहुत सारे बच्चे एक्टिंग के लिए सीखने आते थे, आज से 30-40 साल पहले, 30 साल पहले। वो बोलते थे कि हम कैसे जाने कि मेरे अंदर एक्टिंग की प्रतिभा है कि नहीं। ये सवाल मैंने ही उन लोगों के भीतर उठाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग 20 साल दे देते अपने जीवन का, 2 साल, 4 साल, 6 साल दे देते हैं, तो वो प्रभावित होकर आते कि मैं एक्टर बनूं। और फिर वो फाइनली उनको पता चलता है कि वो उनके अंदर एक्टिंग की प्रतिभा ही नहीं थी। तो हम कहते थे कि पहले ये जान लो, अब समय वेस्ट नहीं करोगे। तो पूछते थे कि कैसे जाने। और उनका ये प्रश्न बिल्कुल जायज था। तो कोई टीचर से पूछ रहा है, टीचर ही बताएगा। तो मैंने एक तरीका निकाला था एक्टिंग के लिए, कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके पास प्रतिभा है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप में प्रतिभा नहीं। जांचने का एक बैरोमीटर जैसा आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप में प्रतिभा है एक्टर होने की। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आपके अंदर एक्टिंग करने की प्रतिभा नहीं। अब ये है कि उनको पहली बार पता चला कि कल्पना तो जानते थे, सुनी थी हम लोग, लेकिन उनको पहली बार हमसे पता चला कि हम लोग जो सोच विचार करते हैं, थॉट, और जो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन, दो अलग चीजें। ये उन्होंने तो, उनके पास सेंस ही नहीं था। हमने उनको बताया कि थॉट एक अलग चीज होती है, जो हमेशा आप सोचते रहते हैं किसी न किसी चीज के बारे में, वो एक अलग चीज है। आप सोचते हैं कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप किसी के एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है हमको भी एक्टर होना चाहिए। ये सोचना हो। अब कल्पना करना बिल्कुल अलग चीज है। जो कल्पना कर सकता है वो कविता लिख सकता है, वो नाटक लिख सकता है, वो एक्टिंग कर सकता है, वो सितार बजा सकता है, वो गा सकता है, वो पेंटिंग कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर बीएचयू में ही आप घूमने चले जाइए, तो म्यूजिक कॉलेज में आप जाएंगे तो एक कमरे में सितार की जो टीचर है, वो एक साथ 20 लोगों को, 20 लड़कियों को सितार सिखा रही है, और 20 लड़कियां सितार बजा रही है। लेकिन उनमें से शायद ही कोई एक आर्टिस्ट बन पाता है। इसी तरह से वोकल की क्लास में आप जाइए तो वहाँ 20-30 लोग होंगे, डिप्लोमा में भी, म्यूजिक में शायद ही कोई आर्टिस्ट हो पाता है। तबला में भी यही बात है। तो अगर वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सितार का, गायन का, वादन का, डांस का, तो आर्टिस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? ऐसे ही ड्रामा स्कूल है या फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां से इतने सारे बच्चे जाते हैं, हर कोई क्यों नहीं एक्टर या आर्टिस्ट हो पा रहा है? कारण सिर्फ ये है, जिसकी तरफ ये हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान है और जो यूनिवर्सिटीज है उनका भी ध्यान नहीं कि, और वो खाली मान लिए हैं। तो कृष्ण महाराज जी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिस्ट नहीं पैदा कर सकता, तो उन लोगों ने मान लिया है कि हम आर्टिस्ट नहीं बनाते। तो अगर आप आर्टिस्ट नहीं बना सकते, तो अब आर्टिस्ट होने के लिए आप उनको गायन वादन नृत्य क्यों सिखा रहे हैं पूरे देश भर में? ये यूनिवर्सिटी, बल्कि अब तो म्यूजिक के ही यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, लखनऊ में, आपके ग्वालियर में, खैरागढ़ में। तो फिर क्या करने के लिए? जाहिर है कि प्रोफेसर बनाने के लिए आप कर रहे हैं ना, आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं। लेकिन बच्चों में तो इच्छा होती है कि हम आर्टिस्ट बने, हम एक्टर बने, हमको लोग देखिए करें। ये हमने ये स्टार्ट किया कि ये इसका मापदंड है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप में प्रतिभा नहीं है।
आप खाना अच्छा बना सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, दूसरे का आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आर्ट की फील्ड में आर्टिस्ट होने के लिए, पोइट होने के लिए जरूरी है प्रतिभाशाली। और अगर आप में प्रतिभा है और उसका प्रयोग नहीं करते, तो आपके भीतर से ये विद्या ले ली जाएगी। जैसे हर इंसान में जो शक्तियां दी गई हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, धीरे धीरे उसकी जब उम्र होती है तो धीरे धीरे वो शक्तियां लेने लगती है प्रकृति। कान से हम कम सुनने लगते हैं, आंख से कम देखने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। उसी तरह विद्या की जो शक्ति आती है, शब्द की जो शक्ति आती है, वो धीरे धीरे अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो समय आप 30 साल के ही हैं, 35 साल के हैं, लेकिन वो शक्ति आपसे कोई लेने लगेगा। तो शब्द की शक्तियां पढ़ाई भी जाती हैं, अभिधा व्यंजना लक्षणा। जब अलंकार पढ़ाया जाता है उसके पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो अब आप, एक तो ये होगी प्रतिभा की बात कि प्रतिभा कैसे जाने कि आप में। उसके आगे एक चीज और है कि प्रतिभा के प्रयोग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ रचना ही करें, बल्कि ऐसी रचना भी करें जो रचनाओं को समझने में हेल्प करे। ये भी एक तरह का क्रिएशन। जैसे अभी मुझे एक जगह बुलाया गया था, यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। यूजीन यूनेस्को एक बहुत बड़े नाटककार, उसकी स्पेलिंग है IONESCO। यूनेस्को लोग बोलते हैं लेकिन उच्चारण फ्रेंच में यूनेस्को, यूजीन यूनेस्को। तो उनका एक प्ले हुआ, दी लेसन। तो मुझे 1 महीने पहले से मेरा समय लिया गया कि 7 मई को उसका प्रदर्शन बीएच में होगा, आपको रहना है, क्योंकि प्ले के बाद हम लोग डिस्कशन भी करें। तो जाहिर सी बात है, इशारा इसमें यही था कि यूनेस्को पर बात करने के लिए लोग कम है शहर में। और ये जिस धारा का नाटक, नाटक तो नाटक होता है, लेकिन ये खास धारा का नाटक है, खास स्ट्रीम का नाटक है। इसमें हर कोई नाटक नाटक लिख सकता है, न तो इस नाटक को समझ सकता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इसका नाम है एब्सर्ड ड्रामा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और ये हम लोग क्या 1960 के आसपास से शुरुआत की थी। और विश्व की एकमात्र साहित्य की धारा है कि इस पर्टिकुलर धारा में 4 लोगों का नाम नॉमिनेशन के लिए गया था, और 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। सैमुअल बेकेट है, हैरोल्ड पिंटर है, आदि आदि। उसमें यूनेस्को भी आते हैं, और जहाँ जेने भी आते हैं, वास्लाव हावेल भी आते हैं। लेकिन सैमुअल बेकेट को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। साहित्य में तो मिलता है, लेकिन साहित्य में नाटक, नाटक में भी एब्सर्ड ड्रामा पर एक से ज्यादा नोबेल प्राइज मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोग कोर्स में तो रखते हैं, लेकिन एब्सर्ड ड्रामा जब पढ़ने जाते हैं प्ले, समझ में नहीं आता, और टीचर्स भी पढ़ा नहीं पाते हैं। वो उसके जो मार्टिन एस्टन की किताब है कि उसको कैसे जाने, उसी के आधार पर 2-3 चीजें वो बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा कॉमेडी होता है, थोड़ा, जबकि बहुत ही गहरी चीजें हैं। खाली कॉमेडी होने के कारण नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है, बहुत गहरी बातें जिंदगी की होती है। और इसको एल्बर्ट कामू जैसे नोबेल लॉरियट ने कॉइन किया था एब्सर्ड शब्द अपने किताब मिथ ऑफ सिसिथस में। बहुत गहरी पढ़ाई लिखाई की चीज है ना। अब क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया पिछले 40-50 सालों में कि हमारे यहाँ इसकी समझ नहीं है। एब्सर्ड ड्रामा लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कोई नाटक पढ़ने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। अब उसमें मान लीजिए वेटिंग फॉर गोडो है, उसमें लकी और पोसे बात कर रहे हैं, या व्लादिमीर और स्ट्रागन बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मुझे पहन लो, तो दूसरा बोल रहा है मुझे उतार दूं। अब इसको वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब है इस डायलॉग का। तो अभी जब हम गए देखने, क्योंकि हम अब एक लंबे समय से, करीब 20 साल से, शहर के जो भी संगीत के कार्यक्रम है, साहित्य के गोष्ठियां हैं, नाटक, सिनेमा, हम नहीं जाते, क्योंकि एक उम्र होती है इन सब चीजों में जाने की। एक उम्र के बाद आदमी जाना बंद कर देता है, या हमने बहुत अच्छा कभी देख लिया है, वैसा अब नहीं होता, इसी नहीं जाते। जबकि मेरा ये विश्वास है कि प्रतिभाएं हर उम्र में आती ही रहती है। ऐसा नहीं कि कुमार गंधर्व हो गए तब कोई गायक नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। या निखिल बैनर्जी जैसे सितार वादक हो गए तब कभी कोई दूसरा नहीं आएगा, या मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर हो गए तो कोई और नहीं आएगा। मेरा विश्वास है कि प्रतिभाएं आती रहती है, क्योंकि मोहम्मद रफी से पहले भी गायक हुए हैं, कुंदलाल सहगल, और लता मंगेशकर से भी पहले कोई हुआ है ना। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिका रॉय वगैरह हुई। तो हम इसमें इसलिए गए क्योंकि मुझे लगा कि इससे लोगों का भला हो। मेरे जाने से सिर्फ नाटक देखने जाना और प्रशंसा करके लौट आना ऐसा नहीं रहेगा। एब्सेंट ड्रामा कैसे पढ़ें, अगर हम कुछ बता सके तो एक योगदान हो। इसलिए मैं गया और उनको हाँ बोला। और मैंने लिखा भी कई बार कि मैं बहुत समय बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया। तो नाटक के बाद स्टेज पर ही 3-4 लोगों को बुलाकर डिस्कशन हुआ प्ले के आधार पर, अक्सर ड्रामा पर। तो मैंने उसमें ये कहा
क्योंकि ये हिंदी विभाग की एक शिक्षिका है, वो काफी लंबे समय से थिएटर करती हैं और अच्छी थिएटर आर्टिस्ट है। उन्होंने बहुत सालों बाद प्ले किया था। पूरे हॉल में हिंदी के प्रोफेसर और हिंदी के रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स भरे हुए थे। तो उन्होंने जब मुझे मान दिया, नाटक के लिए बुलाया, प्लस मुझे मंच पर कहा, हम लोग 3-4 लोग बैठे, तो एक तरह से पैनल डिस्कशन था, तो मैंने उसमें सिर्फ इतनी सी बात कही कि आप लोग एमए के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जितने भी, वो लोग अलंकार पढ़ते हैं, चाहे आप मम्मट की किताब से पढ़ें, चाहे आप विश्वनाथ की किताब से पढ़ें, साहित्य दर्पण से, या ये मैं नाम भूल रहा हूँ, काव्य काव्य मीमांसा तो नहीं, मम्मट का भी काव्य, मैं भूल रहा हूँ नाम, क्योंकि मैं उस किताब को बहुत महत्व नहीं देता, इसलिए मुझे उसके ये याद भी नहीं रहता है, मेरे पास उसकी स्मृति नहीं रहती, इसी मैंने उसको पढ़ाई। तो मैंने कहा कि मैं अलंकार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पढ़ा हूँ और अलंकार सूत्र ही पढ़ा हूँ, काव्य अलंकार सूत्र ही पढ़ा। तो ये जो मम्मट का है, जिसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, वो कारण से कि मैंने पढ़ाई नहीं और मैं याद भी नहीं रखना चाहता। तो मैंने उनको बताया कि आपके कोर्स में चलता है मम्मट की किताब और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, अलंकार पढ़ना ही पड़ता है। तो उसमें आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, समासोक्ति अलंकार, जिसका मतलब होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उस बात को भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, पर उक्ति से। जैसे एक सामान्य सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार, वो आप भी जानती होंगी, कि जिसमें एक ही अक्षर या वर्ण कई बार रिपीट होता है, आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसमें भी 2-3 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। लेकिन यमक अलंकार भी बचपन में पढ़ाया जाता है कि एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं, कनक कनक। उसी तरह से अन्योक्ति अलंकार होता है कि सास बहू को सुनाते हुए बेटी को डांट रही है, बहू को समझ में आ रहा है। ऐसी समासोक्ति अलंकार में क्या होता है कि राजा की जो प्रियतमा है, उसकी सहेली जाके राजा से कह रही है, बहुत दिनों से आप राज्य के को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उससे वैसे आपके कोमल हाथ कैसे होते चले जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए उनकी तरफ, और राज्य का भी अभिषेक बढ़े, राज्य का भी वर्धन हो, ये सब। जैसे वो कहना चाहती कि आप अपनी प्रियतमा से मिलिए, बहुत दिनों से नहीं मिली, वो मुरझा जा रही है, आपकी हथेली ऐसी हो जा रही है, वो ये कहना चाह रही है और कह भी रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो राज्य के बारे में बोल रही है। ये समसुक्ति अलंकार है। हम क्या, अगर आप इसकी समझ रखते हैं, आप लोग हॉल को मैंने कहा क्योंकि सब हिंदी साहित्य के लोग थे, उनकी ही जुबान में मैंने कहा कि आप लोग ये अलंकार जानते ही हैं, इसका प्रयोग आप कर लीजिए एब्सेंट ड्रामा को पढ़ने। आप वेटिंग फॉर गोडो पढ़िए, दी लेसन पढ़िए, दिस जांच देने का बालकनी पढ़िए, बर्थडे पार्टी पढ़िए हैरोल्ड पिंटर, आप देखिएगा आपको तुरंत समझ में आ रहा है। अब ये एक नई बात आई ना कि पढ़ने के लिए हमने खास तरह की रोशनी दी। तो प्रतिभा का काम ये भी है कि वो ये काम भी करे, प्रतिभा का मतलब है प्रकाश। तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया। जी बिल्कुल। बस अब एक बहुत छोटी सी मेरी जिज्ञासा है कि आप बता रहे थे थॉट और इमेजिनेशन में बहुत फर्क होता है, आपने थॉट भी बताया कि हम ये सोचते हैं ये सोचते हैं, और उसके अपने एग्जाम्पल दिए। मैं चाह रही थी कि आप इमेजिनेशन का ऐसी बात बताइए कि थॉट और इमेजिनेशन को हम बिल्कुल क्लासिफाई कर पाए, कि हाँ डिस्टिंग्विश कर पाए कि एक थॉट है, ये इमेजिनेशन है। देखिए, जिसमें जिसमें हमेशा चिंता होगी वो थॉट है, कि इस जूम सेशन के बाद मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है, ये थॉट होगा। ठीक है। और जिसमें सौंदर्य होगा, जो स्पॉन्टेनियस होगा, जो आपके हमेशा, जो आप याद करते रहते हैं, उस पर आधारित नहीं होगा, इमेजेस वही से लेंगे, वो कल्पना होगा। हमेशा नया होगा, सुंदर होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे आपको मैं बताऊं कि अभी थॉट को उदाहरण दे दिया, उसके लिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि मुझे कल बिजली का बिल जमा करने जाना है, अभी ये करना, ये सब थॉट, हर वक्त माइंड इसमें एक्टिव। कल्पना का एग्जाम्पल ये है कि मेरी आंखों से बहुत सारी पृथ्वियां निकल के आप तक जा रही, तो जाहिर है कि ये रियलिटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी कहेगा ये भाई ये तो इमेजिनेशन में ही संभव है ना, कल्पना में। कि मैं अगर कहूँ कि मेरे कान के ऊपर तो साइबेरियन बर्ड्स आके बैठ गए, क्योंकि बनारस में नदियों में जनवरी दिसंबर में ये साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो कान के ऊपर बैठ गए हैं, ये तो कल्पना में ही हो सकता है ना, वैसे पेंटिंग हम बना सकते हैं। एक आदमी है, उसके उसके दो कान नहीं है और दो साइबेरियन बर्ड्स, ये कल्पना है, और हमने ऐसी पेंटिंग बना दी, लोग कहेंगे वाह ये कितनी सुंदर कल्पना है, सरियल इमेज है, ऐसा लोग बोलेंगे, है ना। या मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो ये हाथ है, मैं जब यूज कर रहा हूँ, ये दो बड़े किसी चिड़िया के विंग्स बन गए हैं, डैने पंख बन गए हैं। तो जाहिर है कि ऐसा नहीं है, ये रियलिटी तो नहीं है ना, कि इमेजिनेशन हो गया। आप देखिए तुरंत बन रहा है,
तुरंत बन रहा है, उसमें कुछ नयापन है, नॉवेल्टी है। इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मेरे हाथ पंख हैं या मेरी आंखों से तितलियां निकल रही हैं। तुरंत बना, तुरंत का तुरंत। और और ये स्पॉन्टेनियसली बना। जो आदमी ऐसा कर सकता है उसके अंदर प्रतिभा है। वो कविता लिख सकता है, वो नाटक लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है तुरंत। वाह, अगर वो बहुत सुंदर। सोचने गया है तो वो कल्पना नहीं कर सकता है। जब मैं वर्कशॉप आरंभ करता हूँ, एक्टिंग का वर्कशॉप, सबसे पहली बात हो जाती है, ताकि जो वर्कशॉप करने आए हैं उसमें से काफी लोग छट जाए, उनको लग जाए कि अरे मैं बेकार आया हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा नहीं। और जब मैं उनको उदाहरण देके बताता हूँ ये थॉट है और इमेजिनेशन है। अब आपको एक एग्जाम्पल देना होगा थॉट का, एक इमेजिनेशन का। तो एक लड़का या लड़की देने लगता है। कोई लड़की है वो बोलती है कि थॉट थॉट देना बहुत आसान है, खटाक से तो हर वक्त आदमी का चल ही रहा है। इमेजिनेशन में वो लड़की बोलती है कि इमेजिनेशन, तो हम कहते हैं नेक्स्ट। वो बताती है सर मैं बता रही हूँ, पर नहीं, जैसे ही वक्त आ गया, इसका मतलब आप सोचने लगी है ना, जी। तो आप कल्पना कर ही नहीं सकती। इमेजिनेशन इंस्टेंटेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। वो प्रतिभा एक ऐसी चीज आपकी इंट्यूटिव पावर को लाएगा, इंटेलेक्ट की पावर को कम करेगा, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस को कम करता जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर इसको चाह ले, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और धीरे धीरे अपने आप को इंट्यूशन की गिरफ्त में देकर के सीधे गॉड रिलेशन की तरफ जा सकता है। तो अब मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल आप थॉट का दीजिए, एक एग्जाम्पल इमेजिनेशन का दीजिए, अगर आपको क्लियर हो गया है तो। देखिए, थॉट का एग्जाम्पल तो हम आपने बता दिया कि हाँ, जूम सेशन के बाद हमको ये करना है। और नहीं, आप इमेजिनेशन। अपना बताइए। नहीं, ये तो मैंने बताया, आप एग्जाम्पल हाँ। दीजिए थॉट का हाँ। और एक इमेजिनेशन का, अगर आपको हाँ। क्लियर हो गया तो। हाँ, क्लियर हो गया मुझे। ये थॉट का खैर एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं कि हाँ, मुझे सब्जी काटनी है अभी तो। और जो है वेरी गुड, इमेजिनेशन का वेरी गुड। इमेजिनेशन का एग्जाम्पल ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं फिर से यंग हो गई, वैसी सुंदर हो गई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आप प्रतिभाशाली हैं, सिद्ध हो गया। बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100। बिल्कुल। क्या? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने एग्जाम्पल भी बताया, क्योंकि उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये थॉट है, ये इमेजिनेशन है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन करके, कि बहुत सारी नई चीजें बहुत मतलब गहराई से जानने को मिली। और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो गौतम जी, इस अंक के लिए आपका हृदय से, मेरी ओर से और मेरे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हृदय से अभिनंदन। मैं कृतकृत्य हूँ। आनंद। थैंक यू।